हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या फिर ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर 2 है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बात है 1934 की, जब सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में एम एन रॉय ने सब लोगों को बताया था कि हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एम एन रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक पायनियर थे, यानी कि सबसे पहले कम्युनिस्ट मूवमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हमारे इंडिया में। तो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सब लोगों को बताया तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की, उस टाइम के गवर्नमेंट से, कॉलोनियल गवर्नमेंट से ऑफिशियली डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिक्लेरेशन किया। बोला कि अब हम लोग वोटिंग के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस हमारे इंडियंस भाई बहन के थ्रू होना चाहिए, यानी कि इंडिया के लोगों के थ्रू होना चाहिए। तो फाइनली जो डिमांड था वो एक्सेप्ट किया गया अगस्त में 1940 में, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर ऑफ 1940 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी डिमांड के एक ड्राफ्ट को लेकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में हमारे इंडिया में आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बनाइए, आपको बनाना है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आप बनाइए, लेकिन ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही पॉसिबल होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो डिमांड की गई थी उस डिमांड को एक्सेप्ट तो कर लिया गया था अगस्त ऑफर के तौर पर, लेकिन 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स अब एक ड्राफ्ट लेकर आए थे, एक डॉक्यूमेंट लेकर आए थे जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों को अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का था, जो कि मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, इंडिया के लोगों का अलग बने और हमारा मुस्लिम लीग का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के ये जो प्रपोजल था, जो ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए थे 1942 में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली एक कैबिनेट मिशन भेजा गया जिसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पेथिक, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इन लोगों के में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया 24 मार्च 1946 को इंडिया में, जिसमें कुछ स्कीम्स लाए गए थे, जिस स्कीम्स के तहत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था। ठीक है, तो उसमें कुछ स्कीम्स थे जिसके वजह से मुस्लिम लीग राज़ी हो गई और फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान पब्लिश हुआ मई 16 1946 को। ठीक है, जिसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया इसी कैबिनेट मिशन के स्कीम पर। तो अब इस स्कीम का क्या फीचर्स था वो हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें पहला फीचर्स ये था कि टोटल 389 सीट्स अलॉट किए गए थे, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 379 सीट दिए गए थे लोगों को, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के सीट्स थे और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के थे। ईच प्रोविंस, और क्या था कि 292 मेंबर्स को हर उस टाइम 11 गवर्नर्स का प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस थी। ठीक है, उस 11 प्रोविंसेस से टोटल 292 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले जाना था, और जो बचे 4 मेंबर वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से जाने थे। लाइक टोटल 11 आपका प्रोविंस था, गवर्नर जिस पर रूल करते थे, कंट्रोल करते थे,
तो वो जो गवर्नर वाला प्रोविंस था उधर से 292 सीट्स फुलफिल होने थे इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और बचा जो 4 ब्रिटिश इंडिया का बचा जो 4 सीट, वो जो प्रोविंस चीफ कमिश्नर के अंडर में था उस प्रोविंस से वो 4 सीट फुलफिल होने थे। तो क्या था कि हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट को अलॉट किया गया था कि वो लोग अपने अपने प्रोपोर्शन के, यानी कि जितना उनका पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को सीट दिया जाएगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। मान लीजिए कि अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसके लिए 1 सीट, तो अगर किसी प्रोविंस में 10 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसका 10 सीट होगा, और किसी प्रिंसली स्टेट में या किसी प्रोविंस में अगर 5 मिलियन पॉपुलेशन है तो 5 सीट मिलेगा। ठीक है, तो सीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होना था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होना था कि कितनी सीट किसको मिलेगी और कौन सा प्रोविंस ज़्यादा पावरफुल रहेगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी सीट अलॉट किया गया था ब्रिटिश प्रोविंस को, वो डिवाइडेड था 3 पार्ट में, मुस्लिम्स में, सिख में और जनरल्स में। जनरल्स वो लोग हो गए जो मुस्लिम और सिख के अलावा रहते थे हमारे इंडिया में। ठीक है, उनको जनरल्स में लाया गया। तो इन तीनों में सीट्स को बांटा गया था। उसके बाद से आ जाइए रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन थे। तो कम्युनिटी की अगर बात करें, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस की अगर बात करें, तो ब्रिटिश प्रोविंस में जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एक प्रोविंस का जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनता था उसमें जो मेंबर्स थे वो मेंबर इलेक्ट करते थे कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा मुस्लिम कम्युनिटी का या सिख कम्युनिटी का या जनरल कम्युनिटी का, उनके अपने रीजन का, उनके अपने प्रोविंस से। ठीक है, जैसे 11 प्रोविंस था ना जहाँ गवर्नर रूल करते थे, और 4 प्रोविंस थे जहाँ चीफ कमिश्नर रूल करते थे, तो उस प्रोविंस का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके जो मेंबर थे वो इलेक्ट करते थे हर कम्युनिटी से कि किस कम्युनिटी से कौन रिप्रेजेंटेटिव आगे आएगा। ठीक है, टोटल 292 सीट्स को कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको उस प्रिंसली स्टेट के जो हेड हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे या जो भी उसके वहाँ मालिक हुआ करते थे, ठीक है, वो नॉमिनेट करते थे अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो यानी कि ऐसा मान लीजिए कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो आधा इलेक्टेड और आधा नॉमिनेटेड है, यानी कि पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनना था। तो इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में, टोटल 296 सीट्स के लिए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और बाकी जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको 15 सीट्स मिली थी। लेकिन इसमें क्या था कि इस इलेक्शन में प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो जो 93 सीट्स थी 389 में से वो खाली की खाली रह गई कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें सभी सेक्शन के लोग थे। हालांकि ये डायरेक्ट इलेक्टेड तो नहीं होता था, इसमें मेंबर इलेक्ट करते थे या फिर किसी प्रिंसली स्टेट के हेड नॉमिनेट करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा तो इलेक्टेड नहीं होता था, वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता था। लेकिन फिर भी इसमें सभी सेक्शन के लोग थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी सब थे। और साथ ही साथ इसमें वुमेन्स को भी प्लेस दिया गया था, वुमेन्स को भी जगह दी गई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आज यहीं तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे और कमिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है सबसे लास्ट में कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें सभी लोग थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे उस टाइम के सब थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, गांधी जी उसमें नहीं थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो क्यों नहीं थे ये आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।